हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इन दिसंबर 1856 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिप्लेसमेंट किया जिसमें जो ओल्ड आयरन मेड ब्राउन बेस हुआ करते थे, जो इनके गन के एक पार्ट हुआ करते थे, इसको इन्होंने एनफील्ड राइफल से रिप्लेस कर दिया। तो एक गन को इन्होंने राइफल से रिप्लेस कर दिया और इस नए गन का जो ट्रायल होना था वो 3 जगह होना था, एक दमदम, अम्बाला एंड सियालकोट। तो बेसिकली ये जो राइफ़ल होती थी, इसमें जो बुलेट्स होती थी उसको प्लेस करने से पहले उसको बाइट करना पड़ता था माउथ से। तो कार्ट्रिज लगाने से पहले उसको थोड़ा सा दांत से ऐसे छिलना पड़ता था, उसके बाद उसको हम राइफ़ल में पुट करते थे। तो इस तरह का एक रूमर फैल गया कि ये जो कार्ट्रिज है इसमें कुछ फैट है काऊ का और पिग का, और ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हार्म करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों के लिए सेक्रेड होती है काऊ, हमारे हिंदूज़ में सेक्रेड है काऊ, और ऐसे ही पिग से रिलेटेड भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं मुस्लिम्स का। ओके, तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि ये जो नए कार्ट्रिज आए हैं ये हम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। नाउ आर्मी ऑफिसर्स ने कहा कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है और इस पर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन सोल्जर्स जो थे वो बिलीव कर रहे थे इसी फैक्ट पे कि ये सच है। सो बेसिकली क्या हुआ कि ये इमीडिएट कॉज हुआ, ये एक तरह का कॉज बन गया रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो ये वन ऑफ द कॉज है रिवोल्ट ऑफ 1857। और भी बहुत सारे रिवोल्ट्स के कॉजेज़ थे, जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि इकोनॉमिक लॉस काफ़ी हो रहा था इंडिया को। ऑल्सो हर जगह के लैंड को एक्वायर किया जा रहा था। अब इनके पास काफ़ी जगह हो गई थी, सब्सिडरी अलायंस चल रही थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चल रहा था। तो इस तरह की इनकी थ्योरी भी आ रही थी, जिसमें से बॉम्बे इन्होंने ले लिया, बंगाल, मद्रास, सारी प्रेसिडेंसी इनके पास आ गई थी। तो यहाँ के जो लोग थे, जो लोकल पीपल थे एज़ वेल एज़ जो यहाँ के रूलर्स थे, उनके मन में कहीं डिससेटिस्फैक्शन था। इसलिए भी ये रिवोल्ट ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। सो देखते हैं हम इसको। जो ये 1857 में 29 मार्च की तारीख में बैरकपुर के एक सोल्जर थे, उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया कि ये फैट कंटेनिंग कार्ट्रिज नहीं यूज़ करेंगे। तो इनका नाम था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंगल पांडे। और बेसिकली इन्होंने अपने सार्जेंट पे, जो इनके जो आर्मी चीफ थे, जो कि एक ब्रिटिश थे, उन पे इन्होंने अटैक कर दिया, उसको मार दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि जस्ट बिकॉज कि इन्होंने किसी पे अटैक कर दिया, उसको मार दिया, तो अब बाकी जो आर्मी पर्सन्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इस चीज़ को दबाना चाहते थे और नेक्स्ट डे ही इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और इसका असर बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ था बिकॉज़ और भी जो आर्मी के लोग थे, जो भी सोल्जर्स काम करते थे ब्रिटिशर्स के अंडर, उन सब के अंदर एक रिवोल्ट जैसा हो गया कि हम अपने एक सोल्जर के लिए, जो कि इंडियन था, हम उसके लिए एक सहानुभूति रखते हैं और इस रिवोल्ट में पार्ट लेंगे हम। ठीक है, तो ये जो था, ये बेसिकली बहुत सारी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ चल रही थी ब्रिटिशर्स की। तो इसीलिए ये लोगों के अंदर एक गुस्सा था, एक डिससेटिस्फैक्शन था, जिसकी वजह से ये जो वल्केनो था ये एक एक्सप्लोजन की तरह बाहर आया, रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से। सो बेसिकली ये जो एक्सप्लोजन था ये पॉलिटिकल डिसकंटेंट था लोगों के बीच में, जो जिस तरह से इधर उधर लोगों की जो प्लेसेस थे, रीजन्स थे, उनको ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने कब्ज़े में कर रहे थे। कुछ सोशल ईविल्स भी चल रहे थे कि ज़बरदस्ती उनसे टैक्सेस लिए जाते थे, उनको परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। रिलीजियस भी थे, क्योंकि क्या होता था कि वो खुल के अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थे वो कर नहीं पाते थे, उनको क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट किया गया था। इस तरह की चीज़ें भी होती। और इकोनॉमिक डिसकंटेंट तो था ही, बिकॉज लैंड रिफॉर्म्स इनके इतने ख़राब थे कि ज़मींदारी सिस्टम आ गई थी। अब ज़मींदार जो थे वो फार्मर्स को बहुत तरह से परेशान किया करते थे और टैक्सेस भी इनको बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। तो इस तरह की ये जो पॉलिसीज़ थी, ये सारी पॉलिसीज़ जो थी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी ब्रिटिश रूल की।
और ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 10 मई को, मतलब ये 29 मार्च के दिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था और एक यूरोपियन सार्जेंट को मार दिया था। तो ये बेसिकली यहाँ से एक इंसिडेंट हुआ जिसने एक रिवोल्ट को स्टार्ट किया। तो वो जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो 10 मई 1857 में हुआ था और मेरठ से हुआ था। ये तो घटना हुई थी बैरकपुर में और ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से, जहाँ पे 3rd नेटिव इन्फेंट्री, नाम याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपकी नॉलेज के लिए। तो 3rd नेटिव इन्फेंट्री, और इन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया था टू टच द न्यू कार्टरेज एंड ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट द अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर भी फायरिंग हुई थी और इस तरह से ये घटना हुई थी। फिर जो रिवोल्टर्स थे, इस तरह के जो रिवोल्टर्स थे, यहीं पे नहीं रुके। यूरोपियन मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन पे हमला तो किया ही इन्होंने, साथ में इन्होंने ये कहा कि हम अब हर जगह से आएंगे और दिल्ली पहुँचेंगे, और दिल्ली पहुँच के जो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह, उनसे कहा गया कि आप हमारे, अब तक हम मुग़ल्स के ही अंडर रहे हैं और एक राजा वाला सिस्टम चला आ रहा था, तो मुग़ल्स के प्रति थोड़े से लॉयल थे उस टाइम के लोग, क्योंकि मुग़ल एम्परर ही चल रहा था 1 बाय 1। तो ये कहा गया कि जो बहादुर शाह 2 हैं इनको ही किंग बनाया जाएगा और अब ये ही संभालेंगे, ये एक मुग़ल किंग रहे हैं। इससे पहले मुग़ल्स के टाइम पे इंडिया की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स ने की, तो हम मुग़ल रूल वापस लाएंगे और बहादुर शाह जो होंगे वो हमारे किंग के फॉर्म में, बहादुर शाह 2 जो होंगे वो हमारे किंग के फॉर्म में होंगे। ओके, तो इन्होंने दिल्ली को कैप्चर करने की कोशिश की और 12 मई 1857 को कैप्चर भी कर लिया गया। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ था 10 मई को और 12 मई को 1857 में इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। एक सिंबल भी बनाया गया लोटस का और रोटी का, तो कमल और रोटी का सिंबल था इनका। और जो बरेली का रिवोल्ट था, मतलब जगह जगह स्थानीय जगह पे रिवोल्ट चल रहे थे, तो बरेली का जो रिवोल्ट था वो खान बहादुर जो थे ये इस रिवोल्ट को संभाल रहे थे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस जगह पे कौन कमान संभाल रहा था इस रिवोल्ट की। तो बरेली से खान बहादुर थे, ये पहले रूलर हुआ करते थे बुंदेलखंड के, बाद में इनको हटा दिया गया था। और फिर जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है 1857 के रिवोल्ट में, तो इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये बॉर्न हुई थी वाराणसी में, बनारस में पैदा हुई थी। उसके बाद इनकी शादी हो गई थी ग्वालियर में, और उसके बाद जब लास्ट मराठा किंग जो थे गंगाधर राव, तो ये मराठा हुआ करते थे, ग्वालियर में रहते थे। तो इनकी जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद थ्रोन पे रानी लक्ष्मीबाई का कोई अपना रियल सन नहीं था, इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ सन था। तो यहाँ पे डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति निकाली कि आपका जो अडॉप्टेड सन है वो आपका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, और इस तरह झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया गया 1853 में। तो झांसी को इसको कैप्चर करने के बाद जो लक्ष्मीबाई थी उनके अंदर भी गुस्सा था और उन्होंने भी इस रिवोल्ट में बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। तो 4 जून को 1857 में ये झांसी से इन्होंने लीडरशिप संभाली और इसमें इन्होंने पार्ट लिया। फिर फाइनली इनकी कुछ ही दिन बाद 17 जून 1858 में, मतलब लगभग 1 साल बाद, इनकी डेथ हो जाती है। और उस टाइम पे जो जनरल होते हैं उनसे ये इनका वॉर चल रहा होता है, एक फ़ाइट होती है जनरल ह्यू हेनरी रोज से। ओके, तो H.H. रोज जो हैं उनके साथ फाइट में इनकी डेथ हो जाती है। बट ह्यूज रोज जो थे वो बहुत खुश हुए थे और इन्होंने खुश होकर एक स्टेटमेंट दी कि जितने भी इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं उन सब में ये एक अकेली वुमेन थी, लेकिन ये एक अकेली मैन की तरह थी। ओके, तो इनकी फ़ाइट जो थी वो इस तरह से हुई थी। एक अप्रेजल में इनको एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि एक आदमी की तरह, एक योद्धा की तरह इन्होंने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लखनऊ से जो लीडरशिप थी वो बेगम हज़रत महल संभाल रही थी।
ओके तो ये भी 1857 में इन्होंने भी रिवोल्ट में पार्ट लिया था। लखनऊ से इन्होंने बागडोर संभाली थी। इन्होंने डिक्लेयर किया था अपना माइनर सन जो कि 18 साल की उम्र का नहीं थे, तो उनका जो नाम था वो था बिजरिस कादिर। तो बिजरिस कादिर को इन्होंने नवाब डिक्लेयर कर दिया था और इस तरह से इन्होंने लखनऊ से संभाला था। देन नाना साहेब, ओके जो नाना ढूंढो पंत नाम से भी इनका नाम है, इन्होंने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया था और कानपुर से इन्होंने अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो नाना साहब ने कानपुर की बागडोर संभाली थी और इनके कमांडर इन चीफ हुआ करते थे तात्या टोपे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो ये अपने आप को एम्बेसडर कहा करते थे रिवोल्ट के। तो ही इज़ नोन फॉर बीइंग अ एम्बेसडर ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, इनका जो रियल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ओके, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नाम था और तात्या टोपे इन्हें फेमसली ये कहा जाता था इनको। बट इनके जो क्लोज थे उन्होंने ही इनके साथ धोखा किया और फाइनली इनको कैप्चर कर लिया गया और इनको ब्रिटिशर्स ने फाइनली हैंग टिल डेथ कर दिया था। कुंवर सिंह एक थे पर्सनालिटी, इन्होंने जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे। ओके, फिर दीवान मनीराम दत्त ये असम में थे। तो असम में डिक्लेयर किया गया तो यहाँ पे कंडपेश्वर सिंह थे जो कि लास्ट किंग के ग्रैंडसन थे। तो इनको राजा घोषित कर दिया गया और 1857 का रिवोल्ट उधर मतलब असम के एरिया से भी स्टार्ट हो गया था। असम ने भी इसमें पार्ट लिया था, बट लेटर ऑन मानीराम दत्त को भी मार दिया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट जगह पे रिवोल्ट तो हो रहे हैं, बट हर रिवोल्ट पे कुछ ना कुछ किया जा रहा है और हर रिवोल्टी को वहाँ के जो मेन लीडर हैं उनको मार दिया जा रहा है ताकि वहाँ का जो रिवोल्ट है वो ख़त्म हो सके। उसके बाद यहाँ पे ठाकुर कौशल सिंह हैं ओवा के, इन्होंने भी कंबाइन आर्मी इंग्लिश और जोधपुर की इन्होंने भी डिफीट की थी। फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने फैज़ाबाद से लीडरशिप किया था और ये इंग्लिश मैन के लिए काफ़ी ब्रूटल साबित हुए थे। बेसिकली ये तमिलनाडु के थे बट वो फैज़ाबाद माइग्रेट कर गए थे। तो फैज़ाबाद से अहमदुल्ला शाह। देन उसके बाद जो मिर्ज़ा गालिब हैं बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल वगैरह होती है इनकी। तो ये भी उस टाइम पे ये कंटेम्पररी हैं, उस टाइम पे ये ज़िंदा थे। तो ये 69 में इनकी डेथ हुई है, तो इसलिए 1857 का रिवोल्ट इन्होंने देखा था। जो सिंधियास थे ग्वालियर के, स्पेशली जो सरदिनकर राव थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया और रिवोल्ट को सप्रेस करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और सलार जंग जो थे हैदराबाद के, ये भी काफ़ी लॉयल रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए। तो हम देख सकते हैं कि एक तरह से दो फ्रंट्स बन गए हैं, एक जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और एक जो रिवोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो रिवोल्ट कर रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है, ब्रिटिशर्स मार दे रहे हैं, और जो सपोर्टर्स हैं वही बेसिकली इनके खिलाफ जो है वो मुखबरी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे सिंधियाज हैं तो ग्वालियर में जो झांसी की रानी थी उन्होंने अपना लास्ट में उनकी डेथ ग्वालियर में ही हुई थी। तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने उनके बारे में सूचना दी थी लास्ट में कि यहाँ पे छुपी हुई हैं, इस तरह से आप यहाँ पे आके मार सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये जो सपोर्टर्स थे ये बेसिकली जासूसी करके बताते थे और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। देन ये दिस रिवोल्ट वाज अनेबल टू इन्फ्लुएंस द सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साउथ में, वेस्ट में या ईस्ट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। नॉर्दर्न रीजन जो था वो थोड़ा इसमें रिवोल्ट में ज़्यादा पार्ट लिया था। ना यहाँ पे सपोर्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे सिंधिया थे ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, जो सिख रूलर थे सिंध के, महाराजा थे कश्मीर के, ये लोग हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स की और इन्होंने फाइनली रिवोल्ट को जो है वो सप्रेस कर दिया।
ठीक है। तो जनरल कैनिंग ने एक स्टेटमेंट भी दी थी इन लोगों से खुश होकर कि ये जो रूलर्स थे यही एक बैरियर की तरह काम किए थे, वरना ये तो एक बहुत तेज़ और फास्ट मूविंग एक समुद्र की लहर जैसा था, और अगर ये लोग ना होते तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया से कम्प्लीटली वॉश्ड अवे हो जाते, ठीक है, तो साफ़ हो जाते। लेकिन ये कुछ रिवोल्टीज़ थे, ये कुछ सपोर्टर्स थे जिन्होंने रिवोल्टीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और जो एजुकेटेड क्लास थी इंडिया में, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बेसिकली देख सकते हैं आप कि रिवोल्ट कर कौन रहा है, तो रिवोल्ट कुछ रूलर्स कर रहे हैं जिनके हाथ से उनकी सत्ता चली गई है, बाकी कुछ आर्मी वाले लोग कर रहे हैं जो मंगल पांडे का बदला लेना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ फार्मर्स कर रहे होंगे जो जो टैक्सेस लगान जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगाया गया, तो इस तरह के ही लोग रिवोल्ट कर रहे थे। अब इसमें एजुकेटेड वर्ग तो था नहीं, तो एजुकेटेड क्लास मिसिंग था। फिर जो रूलर्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स से पैसा लेते थे, ब्रिटिशर्स को खुश रखते थे और ब्रिटिशर्स इनको खुश रखते थे, तो ऐसे कुछ सपोर्टर्स जो थे वो भी इनमें पार्ट नहीं ले रहे थे, ब्रिटिश सपोर्टर्स। तो ये बेसिकली यही लोग लीड कर रहे थे, और यहाँ पे जो यही मेन कारण भी बना था कि ये रिवोल्ट जो था वो फेल हो गया था। और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज़ ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे और इन्होंने पूरा रिवोल्ट जो था वो ख़त्म कर दिया था। इन्होंने इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया इलाहाबाद को, ठीक है। और बेसिकली ये हमारे लास्ट, मतलब ब्रिटिश इंडिया के ये लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे कंपनी के द्वारा। उसके बाद इन्हें पहला वॉइस रॉय बना दिया गया था, तो इनको पहला वॉइस रॉय बनाया गया था। काफ़ी चेंजेस हुए थे 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जब 1858 का डिक्लेरेशन आया था क्वीन का, तो उसमें लॉर्ड कैनिंग को वॉइस रॉय डिक्लेयर कर दिया गया, और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए जिस वजह से ऐसे रिवोल्ट्स दोबारा इन फ्यूचर कभी ना हो सके, ठीक है। कुछ जुडिशियल रिफॉर्म किया गया, जैसे कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। तो इससे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट से कुछ हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए, जैसे कि बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो ये 3 जगह सेलेक्ट की गई, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के थ्रू यहाँ पे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। कैनिंग ने ही पास किया था विडो रीमैरिज एक्ट 1856। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने किया है, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। जो रिवोल्ट था 1857 का, सिपॉय म्यूटनी, जो सिपाही थे यहाँ ब्रिटिश आर्मी में, जो इंडियन सिपाही थे, उनके वजह से ये जो म्यूटनी हुई थी, जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसको इंडिया का पहला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था असबाब ए बगावत हिंद, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1859। आरसी मजूमदार, ये भी एक राइटर हुआ करते थे, और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया टू राइट ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857, बट ड्यू टू डिफरेंसेस विद गवर्नमेंट कमिटी ही रिजेक्टेड द प्रपोजल। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ठीक है। तो इन्होंने खुद से एक किताब लिखी। पहले तो इनको अपॉइंट किया जा रहा था ये लिखने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिशर्स की तरफ से ये कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन उन्होंने खुद से एक किताब लिखी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 में ही लिखा होगा, गलत लिखा था, सो 1857 में लिखा था। आरसी मजूमदार ने ये भी कहा था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन एंड सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज़ नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने कंक्लूजन ये दिया था कि ना तो ये पहला वॉर था इंडिपेंडेंस का, क्योंकि इससे पहले भी कई वॉर हो चुके थे, कई छोटी मोटे विद्रोह हो चुके थे, ना ही ये नेशनल था क्योंकि ये कई जगह पे तो फैला था नहीं, नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट था, नॉर्थ इंडिया के ही कुछ रीजन में हुआ था। तो ना ही ये नेशनल था और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था।
तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा तो रह नहीं गया था। ये कुछ रूलर्स थे और कुछ आर्मी मैन थे, इन्होंने इसमें पार्ट लिया था। पूरी देश की जनता तो मिसिंग थी इसमें, ठीक है। तो इन्होंने ये एक कंक्लूजन दिया था, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा था इस रिवोल्ट का। और इसके बाद क्वींस का प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में, और 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो बताते हैं कि कंपनी का रूल जो है वो एंड हो गया है और अब ब्रिटिश इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल होगा क्राउन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था जिसमें कंपनी का रूल एंड करके, और कुछ बातें कही गई कि कंपनी का रूल बहुत ख़राब था, अब क्वीन आप पे डायरेक्ट शासन करेंगी और अब आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट इन लोगों को दिया गया। इसमें ये भी कहा गया कि अब ब्रिटिश इंडिया और फर्दर एक्सपैंड नहीं करेगी आपके रिलीजियस मैटर्स में, कि आप कौन से धर्म से हैं और कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इस मैटर्स में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा हम लोगों का, ब्रिटिशर्स का। और सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सबकी रक्षा की जाएगी, सबके जो लॉज हैं उनको देखा जाएगा सही ढंग से, उन पे एक तरह का क्वीन जो है वो सही ढंग से शासन करेंगी। तो इस तरह के सपने दिखाए गए उस टाइम पे इंडियंस को। ये एक प्रोक्लेमेशन 1858 का आया था उस टाइम पे। इसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने स्टॉप कर दिया फर्दर एनेक्सेशन, बिकॉज ऑलरेडी सारी जगह तो ले ही चुके थे ये इंडिया में। कुछ ही जो प्रिंसली स्टेट्स थे बस वही बचे थे, तो इसलिए अब फर्दर एक्सपेंशन इन्होंने रोक दिया। और जो राज्य ऐसे थे जहाँ पे अडॉप्टेड सन जो थे वो रूल कर रहे थे, वो राज्य उनको दे दिया गया। मतलब जो अडॉप्टेड सन है अब वो भी राज्य के राजा बन सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी अगर कोई अडॉप्ट करना भी चाहता है तो आप अभी अलाउड हैं अडॉप्ट करने के लिए, और आपका जो पुत्र होगा वो अडॉप्टेड सन जो होगा वो लेटर ऑन राजा बन सकता है। तो इस तरह के रूल्स जो थे, ये इस तरह का रूल्स इसलिए लाए गए ताकि इस आगे कोई इस तरह का विद्रोह ना हो और इस तरह की चीज़ें ना हों ना। उसके बाद क्या था कि थोड़ा सा उनमें डर भी आ गया था कि हमारी आर्मी में ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर इंडियन सोल्जर्स होंगे तो वो आपस में रिवोल्ट कर देंगे। तो इसलिए यूरोपियन सोल्जर्स का जो नंबर था वो इंक्रीज़ कर दिया गया, 45,000 से 65,000 कर दिया गया, ठीक है। और इंडियन सोल्जर्स का जो नंबर था वो रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। अब जो रेशियो हो गया यूरोपियंस टू इंडियन सोल्जर्स का वो 1:2 हो गया, और मद्रास में 1:3 हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होने लग गई थी। ऑल्सो जो बड़े ऑफिसर रैंक्स जो होता था, ऑफिशियल रैंक्स जो होते थे, बड़े पोस्ट, उसमें सिर्फ यूरोपियंस को ही अलाउड होता था, वहाँ पे अब इंडियंस नहीं जा सकते थे ना। ज़्यादातर रिक्रूटमेंट जो होती थी वो अब गोरखा, सिख, पंजाब, इन सब प्रोविंसेस से होने लग गई थी। और जब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो बैरकपुर के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम जॉन बेनेट हर्सली था, जॉन बेनेट हर्सी। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे वो थे विस्काउंट पालमेस्टर। तो इनका ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे इंग्लैंड के ना। बेसिकली ये जो रिवोल्ट था वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था, क्योंकि सबके अपने अपने पर्पस थे। यहाँ पे जो रिवोल्ट हो रहा है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन रैंडम ही हुआ था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हर जगह का जो दिन है वो अलग अलग है। मेरठ में अलग दिन शुरू हुआ, लखनऊ में अलग दिन शुरू हुआ, और झांसी में अलग दिन शुरू हुआ। तो ये जो था ये कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, वो सेंट्रल लीडरशिप मिसिंग थी, और पुअरली ऑर्गेनाइज था। और बेसिकली इन सब आइडियोलॉजीज़ की वजह से ये जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया था। नेक्स्ट है, इसमें कुछ ब्रिटिशर्स की भी डेथ हो गई थी इस रिवोल्ट के टाइम पे। जैसे जनरल जॉन निकोलस थे, ये दिल्ली में जब रिकैप्चर कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे दिल्ली को वापस रिकैप्चर करने का, तो जॉन निकोलस की डेथ हो गई थी। हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हार्लॉक एंड जनरल नील ये लखनऊ में मारे गए थे 1857 के रिवोल्ट में, जब ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को बचा रहे थे।
सर जेम्स आउटरैम, ये नाम आपने सुना होगा, जब अवध का एनेक्सेशन हुआ था तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। तो जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर, इनकी स्टेटमेंट आई थी कि ये एक तरह की मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि किसका अपना क्या मत था इस रिवोल्ट को लेकर। तो इनकी ये स्टेटमेंट थी कि ये एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है और इसको एज अ रिवोल्ट के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये थी कि टी.आर. होम्स ने एक स्टेटमेंट दी कि एक वॉर है बारबरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में। तो वो लोग जिनको सभ्यता नहीं है, बारबरिज्म टाइप के लोग हैं, खून, रिवोल्ट, विद्रोह, इस तरह की चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और एक सिविलाइजेशन है, सिविलाइज्ड लोग हैं, तो इनके बीच का एक वॉर था। वी.डी. सावरकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इन्होंने बताया कि ये जो रिवोल्ट था ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए। सो ही सेड इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने माना कि ये एक पहला वॉर था हमारे इंडिपेंडेंस का। फिर गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सुरेंद्र नाथ सेन। तो इन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी 1857, इस तरह का 1857, और ये पब्लिश हुई थी 1957 में। ठीक है, तो 1957 में सुरेंद्र नाथ सेन, जो कि एक गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे। ठीक है, तो इस तरह की किताब इन्होंने लिखी थी। नाउ वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीज्ड कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे कुछ मंथ दिए हुए हैं और ईयर दिए हुए हैं। तो ये तो सही है कि ईयर तो 1857 का था, रिवोल्ट का, ये 1857 रिवोल्ट का ईयर है, बट ये इंट्रोडक्शन जो था ये एक साल पहले ही हो गया था। तो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये हुआ था दिसंबर 1856 में। तो दिसंबर 1856 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1857 में मार्च में मंगल पांडे ने विरोध किया, और फर्दर बाकी लोगों ने भी इसका विरोध जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो दिसंबर 1857 में इसको लॉन्च किया गया था, या डिसाइड किया गया था कि अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स बाय लॉर्ड डलहौजी, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, मिलिट्री डिसकंटेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसका आंसर ये हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने इस तरह का जो कार्ट्रिज था वो लाए, जो कि फैट ऑफ काऊ और पिग का बना हुआ है। तो ये क्या था, हर्ट कर रहा था रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस। तो इसलिए इस बात की अभी कंप्लीटली हम लोगों को कंफर्म नहीं थे, बट इस बात का कहीं सस्पिशन था कि हो सकता है कि ब्रिटिश अब हमारे रिलीजन में भी इंटरफेयर करने लगे हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सिपोइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वो कारण नहीं है जो विद्रोह के कारण थे। तो पहला है द एफर्ट्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर टू द सिपोइज टू ट्रैवल ऑन शिप्स, द स्टॉपेज ऑफ भट्टा, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। तो बेसिकली इसमें से कई सारे कारण ऐसे हो लग रहे हैं मुझे, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। तो ये घटना हुई थी बैरकपुर में, बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर में 34th NI रेजिमेंट जो था उसको ये बिलोंग करते थे। 34th NI रेजिमेंट के थे ये। विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड थे बैरकपुर से। ठीक है, मंगल पांडे बैरकपुर। मंगल पांडे वॉज अ सिपॉय ऑफ। तो यहाँ पे
बेसिकली पूछा गया है कि कौन से इन्फेंट्री को वो बिलोंग करते थे। तो अभी मैंने आपको बताया 34th रेजिमेंट को बिलोंग करते थे, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसीलिए ये स्टार मार्क्ड है क्योंकि वो 34th इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। Now, who among the following was bestowed with the title Sahib-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? ठीक है, तो बहादुर शाह ने एक टाइटल दिया साहब-ए-आलम बहादुर। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो इन्होंने बहुत अच्छे से रिवोल्ट की कमान संभाली थी, बिकॉज जो बहादुर शाह थे बहुत ओल्ड एज के थे उस टाइम पे, तो ये खुद वॉर जो थे वो लड़ नहीं सकते थे, तो बख्त खान को इन्होंने अपॉइंट किया था अपने आर्मी का चीफ, तो इसलिए इन्होंने उनको एक टाइटल दिया था साहब-ए-आलम बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? तो 1857 के मेन कारण क्या थे? पब्लिक आउटरेज, मिलिट्री डिसकंटेंट, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो बेसिकली पॉलिसीज़ कारण था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण तो यही था, बिकॉज इनकी जितनी भी नीतियाँ आ रही थी वो सब ऐसी थी कि इंडियंस उनके विरोध में ही थे। तो जो मेन कॉज हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। यहाँ पे हमने देखा था कि जब रिवोल्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था बैरकपुर से, और उस टाइम पे मंगल पांडे को हैंग टिल डेथ कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। बट लेटर ऑन मेरठ में ये रिवोल्ट आगे बढ़ा जब यहाँ के सोल्जर्स ने मना कर दिया कार्टरिज को यूज़ करने से। तो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था मेरठ से, और ये मेरठ को छोड़ के दिल्ली की तरफ मूव करने लग गए, और इसमें काफ़ी सारे लोगों ने इनका विरोध किया, बट इन्होंने सीधा अपनी बात जो थी वो बहादुर शाह जफ़र तक, जो बहादुर शाह 2 हैं, उन तक पहुंचा दी, और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे राजा तो वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट? तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरठ। Next question is the first event relating to the War of Independence of 1857 was कानपुर's revolt and taking over leadership by नाना साहेब, ये बाद में हुआ था। बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ अवध, तो अवध से तो इनकी लीडरशिप ही नहीं थी, लखनऊ से थी। देन मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू दिल्ली रेड फोर्ट, ये सही है कि जो मेरठ के जो सिपाही थे वो सब रेड फोर्ट की तरफ जाने लग गए थे। ठीक है, तो आंसर इज सी। देन सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज, तो रोटी और कमल जो था वो चिन्ह था इनका 1857 रिवोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश? तो बेसिकली ये लोग मेरठ से चलकर दिल्ली जा रहे थे, और दिल्ली ये पहुंच भी गए थे, कैप्चर करने की कोशिश किया था, बट फाइनली दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इसलिए विच वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ अपराइजिंग वाज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ शामली। तो बैटल ऑफ शामली होता है जिसमें फोर्सेस हाजी इमादुल्ला, इमदादुल्ला और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक बैटल होती है, लेकिन ब्रिटिशर्स का साथ जो है वो सिख, पठान, पंजाब के लोग, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, और ये सब सपोर्ट कर देते हैं, और फाइनली इनके पास वापस से दिल्ली आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो एक पर्सन तो थे नहीं, मेरे ख्याल से नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल,
ये सब मिलके ही इन्होंने रिवोल्ट में पार्ट लिया था, तो मोर देन वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। तो ये पैदा हुई थी वाराणसी में, बनारस में। इनका ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका और ये बॉर्न हुई थी 1835 में, 19 नवंबर 1835 इन गोलघर, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। तो बरेली से खान बहादुर कमान संभाल रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी और यहीं पे उनकी समाधि बनाई गई है, ग्वालियर में। ग्वालियर में एक पार्क है लक्ष्मीबाई पार्क नाम से, जो कि बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड तो नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे एक पार्क है, इनकी मेमोरी में बनाया गया है। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। तो इनकी जो लास्ट बैटल हुआ था वो हुआ था ह्यूग रोज के साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। तो लखनऊ जो थी वो बेगम ऑफ अवध यानी कि हमारी बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से लीडरशिप किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवॉल्यूशनरी वुमन हु लेड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वॉज। तो यहाँ पे हो जाएगा बेगम हजरत महल अवध का। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। तो लखनऊ से हजरत महल थी। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ 1857 एट इलाहाबाद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मौलवी लियाकत अली। ये इलाहाबाद से लीडरशिप कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 की, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857 केम फ्रॉम। तो ये जो सबसे ज़्यादा सोल्जर्स जो आए थे ये आए थे अवध से और ये सब दिल्ली गए थे अपने रिवोल्ट के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा अवध इज़ द करेक्ट आंसर। कहीं कहीं अवध लिखा रहता है, कहीं कहीं इस तरह का औध लिखा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अवध है। नियरली 75,000 से भी ज़्यादा सैनिक जो थे वो अवध से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब। तो नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। तात्या टोपे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजीमुल्लाह खान वॉज एडवाइज़र टू। तो एडवाइज़र जो थे अजीमुल्लाह खान वो नाना साहेब के थे। तो नाना साहेब के एडवाइज़र अजीमुल्लाह खान हो गए और इनके कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। ठीक है, इन्होंने एज ए सेक्रेटरी भी वर्क किया है नाना साहेब का, और ही इज़ ऑल्सो नोन एज क्रांति दूत। क्रांति दूत के नाम से फेमस है अजीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to revolt of 1857 who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by the Britishers। तो 1857 के रिवोल्ट जब हुआ था उसमें जब ब्रिटिशर्स तात्या टोपे को पकड़ने गई तो और कामयाब नहीं हो रही थी, तो उन्हीं के दोस्त ने उनसे गद्दारी की, धोखा दिया और बताया कि कहाँ पे ये छुपे हुए हैं, और ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो बिट्रेयल की वजह से हुई थी, एक फ्रेंड ने धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग जो थे वो नाम था तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। Next question is who spearheaded leadership of 1857
रिवोल्ट इन बिहार, तो बिहार की लीडरशिप संभाल रहे थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आरा, बिहार। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, who was the leader of revolutionary in Bihar during the revolt of 1857? तो again कुंवर सिंह। Next question is, कुंवर सिंह led the revolt of 1857 in, तो in बिहार। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, who led the 1857 revolt in बिहार, तो अब ये आपको याद हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। Again same question, I will not read it, this is the same question. Okay, the mutiny of 1857 at Patna was led by a dynamic old person known as, you can write the answer in the comments. तो basically ये बिहार की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिवोल्ट की लीडरशिप किसने स्टार्ट की थी ये आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम? तो असम से दीवान मानीराम दत्त थे, ठीक है, जो राजा बनाना चाहते थे कंडरपेश्वर सिंह को, वहाँ का राजा बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15th जुलाई 1857 to 30 जनवरी 1858 वॉज, तो ये जो सेंटर था रिवोल्ट का वो था जगदीशपुर, जगदीशपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1850? सो बिहार की जो लीडरशिप थी वो थी कुंवर सिंह के हाथ में। ओके, द किंग ऑफ जगदीशपुर वॉज, तो ये थे कुंवर सिंह। ओके, ये जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ठीक है, तो ब्रिटिश और जोधपुर की कंबाइन आर्मी को डिफीट किया था ठाकुर कौशल सिंह ऑफ ओवा। ठीक है, इन्होंने 1857 में दोनों लोगों के खिलाफ जॉइंट बैटल हुई थी, मतलब कि जोधपुर ब्रिटिशर्स का साथ दे रही थी और इन्होंने लड़ाई की थी उन लोगों के साथ। Now, which among the following place was not a center of revolution of 1857? तो यहाँ पे अजमेर ने पार्ट लिया था, नीमच ने पार्ट लिया था, ओवा ने लिया था, जयपुर ने पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857? तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी बाद में आया, ठीक है, 90s में आया, 1929 के आसपास इनकी डेथ हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी काफ़ी बाद में आया, 1920s में इन लोगों का टाइम है। सादत खान, हाँ ये थे सादत खान, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। डी इज़ माखनलाल चतुर्वेदी, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इन्होंने इंदौर से रिवोल्ट में पार्ट लिया था, ठीक है, तो सादत अली खान ऑफ इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following brave from Bhopal led the main movement and sacrificed his life during the first struggle for independence in 1857? So भोपाल से जिन्होंने लीड किया था वो थे फाजिल मोहम्मद खान। तो हमने देखा भोपाल से फाजिल मोहम्मद खान है, इंदौर से सादत अली खान है, ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who of the following was the bitterest enemy of British during the revolt of 1857? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये बहुत
ये बहुत बिटर, बहुत ख़राब एनिमी थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के, और ये ब्रिटिशर्स इनको बहुत बड़ा अपना एक चुनौती समझते थे। इन्होंने फैज़ाबाद से रिवोल्ट संभाला था। ये थे बेसिकली तमिलनाडु के, ठीक है, बट फैज़ाबाद में रहते थे और ब्रिटिशर्स के साथ इनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी हुआ करती थी, और इनको अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 50,000 का इनाम रखा था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय अ पोएट। तो ये जो मिर्ज़ा गालिब थे, इन्होंने विटनेस किया था, उस टाइम पे ये ज़िंदा थे, और मिर्ज़ा गालिब ने ये 1857 के रिवोल्ट को विटनेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब बेसिकली थे कहाँ के, ओरिजिनल रेजिडेंस कहाँ का था, तो ये ऑप्शन नंबर ए आगरा के थे। आगरा इनका मेन रेजिडेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर भी थे, बट भगत सिंह काफ़ी बाद में आया, तो ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे हज़रत महल हैं, कुंवर सिंह भी हैं, मौलवी अहमदुल्ला भी हैं, उधम सिंह ये काफ़ी बाद में आए थे। ये जो जलियांवाला बाग हुआ था उसमें जो मेन कल्प्रिट थे जनरल डायर, उनको इन्होंने मारा था, उधम सिंह। उधम सिंह पे एक मूवी भी बनी हुई है, विक्की कौशल इसमें हीरो हैं, तो अगर वो मूवी आप इंटरेस्टेड होंगे हिस्ट्री के रिवोल्ट्स के बारे में जानने के लिए, या किस तरह से कितनी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे लोगों को ख़राब स्थिति में रखा था, जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे, तो ये मूवी आप देख सकते हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि जनरल डायर की कैसे इन्होंने जाके लंदन में जाके उनका मर्डर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सपोर्ट मिला था वो थे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर के जो सिंधिया थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, होलकर ऑफ इंदौर थे, ये सब एक्टिव सपोर्टर्स थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो इन्होंने सर दिनकर राव जो मिनिस्टर हुआ करते थे ग्वालियर के, उनको काफ़ी थैंक यू कहा था, उनको काफ़ी प्रेज़ किया था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब यहाँ आप करेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, इसको बस पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि क्या इसको अपोज किया था, बी दिया है क्या इसको सपोर्ट किया था, या फिर न्यूट्रल रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, या फिर नेटिव रूलर्स के साथ के अगेंस्ट फाइट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एजुकेटेड लोग तो थे ही नहीं इसमें, इनका कोई योगदान ही नहीं है इस रिवोल्ट में 1857 के, तो दे रिमेन्ड न्यूट्रल टुवर्ड्स द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following groups did not participate in the revolt of 1857? तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, जो लेबर थे, एग्रीकल्चरल लेबर, इन्होंने इसमें पार्ट लिया था, फार्मर्स ने पार्ट लिया था, लेकिन जो बड़े रिच लोग थे जैसे साहूकार या ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स, इन लोगों ने पार्ट नहीं लिया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कोई विद्रोह ही नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन पे कंट्रोल करके चली गई, बट किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं किया। तो पहला है राजा ऑफ विजयनगर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पोलीगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेल्लू थम्पी ऑफ त्रावणकोर, या मोर देन अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो कि ब्रिटिशर्स से काफ़ी खुश रहा करते थे और उनको सपोर्ट किया करते थे, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आके इन पे कंट्रोल कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे झांसी ने पार्ट लिया था, जगदीशपुर बिहार में,
इन्होंने भी पार्ट लिया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, लखनऊ ने भी लिया था, बट चित्तौड़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ये इनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मुंगेर। मुंगेर में कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ था 1857 के रिवोल्ट से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 5th। बाकी आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहदाब वर मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट इन बिहार, वाइल रीजन ऑफ मुंगेर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था ना। यहाँ पे कुछ लीडर के नाम दिए हुए हैं और ये कहाँ का एरिया है इनके ऑपरेशन का वो दिया हुआ है। तो बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहेब। तो कुंवर सिंह आरा, सी का हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से बख्त खान जो थे वो बहादुर शाह 2 के साइड से लड़ रहे थे दिल्ली से, तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली मौलवी अहमदुल्ला अवध से और नाना साहेब जो थे वो कानपुर से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद दिया हुआ है। लिस्ट 2 मौलवी अहमद खान, अजीमुल्ला खान, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई। तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, 4, 3। कानपुर से हो जाएंगे अजीमुल्ला खान और फैज़ाबाद से हो जाएंगे मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे नाना साहेब, नवाब हमीद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, मानी राम दीवान। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, असम। तो यहाँ पे नाना साहेब जो हो जाएंगे, मानी राम दीवान जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे असम के। ठीक है, नाना साहेब जो हैं वो हैं कानपुर के। ठीक है, 2 और 4। नवाब हमीद अली खान ये हो जाएंगे दिल्ली से, हमीद अली खान, और अहमदुल्ला जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे लखनऊ के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर डी। तो बेसिकली ये नाम भी आपको याद होना चाहिए कि लखनऊ से मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हज़रत महल, ठीक है, दिल्ली से नवाब हामिद अली खान और साथ में बख्त खान और साथ में बहादुर शाह 2। तो ये सब नाम जो हैं वो दिल्ली से एसोसिएटेड हैं। नाना साहेब जो हैं वो कानपुर से हैं और मानी राम दीवान जो हैं वो असम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो कुछ प्लेस दिया, लीडरशिप दिया हुआ है। संभलपुर सुरेंद्र शाही, गंजम राधा कृष्ण दादा सेन, कश्मीर गुलाब सिंह और लखनऊ लियाकत अली। तो लखनऊ से नहीं थे, लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद से थे, लखनऊ से हज़रत महल थे और ये जो नाम अभी हमने पढ़ा था इनका मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग और इन्हीं को पहला वॉइस रॉय बनाया गया था, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। Now, who was the Governor General of India during the revolt of 1857? Lord Canning. Who was the Governor General of India in revolt of 1857? So, Lord Canning. Next question is again who was the Governor General of India during Sepoy Mutiny? तो ये हो जाएगा Lord Canning. Next question is at the time of 1857 revolt, who was the British commanding officer at Barakpur?
तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो थे जॉन हर्सी, ठीक है। तो सर जॉन बेनेट हर्सी जो थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बैरकपुर। हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यही उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, वॉइस रॉय बन गए थे बाद में लेटर ऑन। तो इन्होंने इलाहाबाद को एक इमरजेंसी हेडक्वार्टर बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पार्मस्टन। ये जो थे ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, नहीं ये गलत है। लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ओरिएंटेशन, दिस इज करेक्ट। इट्स इफेक्ट वॉज विद इन अ लिमिटेड एरिया, ये सही है बट ये मेन कॉज नहीं है, ठीक है। तो मेन कॉज हो जाएगा ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मिसिंग था और एक कॉमन स्ट्रैटेजी मिसिंग थी। सबके अपने अपने गोल थे। इनका जो सिपॉय म्यूटनी कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी कार्टरेज। जो रूलर्स थे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में या सब्सिडरी अलायंस में जिन्होंने अपने राज्य खो दिए थे, उनका रिवोल्ट अलग था, अपना राज्य पाने के लिए था, देश के लिए था, बट स्टिल कम ही लोग थे और बहुत कम छोटा ऑब्जेक्टिव था। बहादुर शाह को सपोर्ट करने वाले भी लोग कम थे। तो इसलिए ये जो रिवोल्ट था ये किसी हद तक कॉमन स्ट्रैटेजीज़ की कमी थी और साथ में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ये भी सही है बट जो मेन कारण था, मेन कॉज ऑफ फेलियर, वो यही था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज there was lack of unity of purpose in Indian sepoys. Generally, native kings supported Britishers. British soldiers were better equipped and organized rather than Indians. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है all of the above. We will take all of the above. Next question is the British were able to suppress the uprising of 1857 in Rajput state because the local Rajput rulers did not support revolutionaries. इन्होंने क्रांतिकारियों का सपोर्ट नहीं किया। The educated middle class supported the Britishers. ये इसको आप सही मान लेंगे, तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया। The soldiers in cantonments were not prepared to accept leadership of revolution from outside Rajasthan. The newspaper could not project the true aim of the रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे राजपूत रूलर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, बट ये क्रांतिकारियों को जो रिवॉल्यूशनरी थे उस टाइम पे या फिर जो रिवोल्टी थे उनको ये सपोर्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लोकल राजपूत रूलर्स थे ये बेसिकली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। Next question is which one of the following British officers lost their lives at Lucknow? ठीक है, तो सर जॉन निकोलसन, जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स की मर्डर कर दिया गया था लखनऊ में, जिन लोगों की रेजिडेंसी हुआ करती थी। ब्रिटिश रेजिडेंसी में हमला कर दिया गया था और बेसिकली इसमें 3 लोग मारे गए थे, जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो ये तीनों नाम जो थे जॉन निकोलसन को छोड़ के ये तीनों नाम जो हैं ये इनकी डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose name among the following is not associated with the revolt of 1857? Colonel Saint Leger, Lieutenant Colonel Gibbs, Colonel Wallace, all of the above. तो not associated पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी नाम जो हैं वो नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीज़न एंड असर्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 सर्व्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
failed to secure the freedom from the British government. Okay, because the leadership of Bahadur Shah Zafar did not have popular support and most of Indian rulers of important state shied away from the struggle. तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये जो थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो था, बट इन्होंने फ्रीडम ये पा नहीं पाए थे। कारण ये भी था क्योंकि इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को एक नाम दे दिया कि अब ये होंगे हमारे एम्परर ऑफ द इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे जो इनको सपोर्ट नहीं करते थे और ये उतने पॉपुलर थे नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए भी काफ़ी सारे जो इंडियन रूलर्स थे वो स्टे अवे रहे थे इस स्ट्रगल से। तो बोथ ए एंड आर ट्रू और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। तो जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर इन्होंने कहा कि ये एक तरह का षड्यंत्र है जो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इसका नाम दिया, जो मुस्लिम लोग एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। तो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था 1857 को, वो कहा था वी.डी. सावरकर ने। देन हु टर्म द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये थे वी.डी. सावरकर। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज। तो जो गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, वो थे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन, इनका नाम था सुरेंद्र नाथ सेन और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका टाइटल था 1857, जो पब्लिश हुआ था 1957 में, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम था 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज। ठीक है, तो पहले इंडियन जो थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज में लिखा था इसके कॉजेज, वो थे सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी असबाबे बगावते हिंद, जो कि पब्लिश हुई थी 1859 में, 57 से 2 साल बाद, जिसमें कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एसोसिएटेड है किससे? तो ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। तो इन्होंने स्टडी किया रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में और कहा कि ये पहला नहीं है, ना ही ये नेशनल है और ना ही ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा एंटी स्टेटमेंट दिया 1857 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरिकर who did not accept revolt of 1857 as a revolution। तो ये आर.सी. मजूमदार हैं, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, जो कि बहुत प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन है, बट इन्होंने कहा 1857 को इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ना ही ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ना ही ये पहला है और ना ही ये नेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ न्यूज़पेपर टाइम्स published from London in 1857 and wrote that nobody in North India looks at white man's car with friendly view। ठीक है, तो एक न्यूज़पेपर है टाइम्स जो कि लंदन में छपता था 1857 में, और इसमें राइटर थे, इन्होंने कहा था कि कोई भी नॉर्थ इंडिया में जब वाइट मैन की कार, मतलब ब्रिटिशर्स की कार देखता है तो उसको एक फ्रेंडली नज़र से नहीं देखता है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था W.H. रसल ने दिया था ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला कि इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड इट एज इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, इंडियंस का एक विद्रोह। दूसरा, ब्रिटिश हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड इट एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Third, it gave a death blow to the system of East India Company rule in India। तो this is correct because इसके बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तो एंड हो गई थी, क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया कि अब क्राउन का रूल चलेगा इंडिया में। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1858 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तारीख को इन्होंने घोषणा कर दिया कि अब क्राउन का रूल चलेगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियंस वर एश्योर्ड many things in the declaration by Queen Victoria in 1858. Which among the following assurance was fulfilled by British governor? तो कहा तो बहुत कुछ गया था, बट फुलफिल क्या चीज़ की गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या फुलफिल किया वो देखते हैं। तो वन बाय वन। ए है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबंडेंट। दूसरा है स्टेटस क्यू ऑफ नेटिव रूलर्स विल बी मेंटेन। नेटिव रूलर्स को उनका राज्य उन्हीं को रहने दिया जाएगा। इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा इंडियंस और यूरोपियंस का। सोशल और रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये सब तो होता रहा, लेकिन फर्दर इन्होंने एनेक्स नहीं किया। पूरा इंडिया तो कवर कर ही चुके थे, कुछ बचा था नहीं अब कवर करने के लिए। ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको छोड़ दिया गया। ठीक, बाकी सारी जगहों पे कवरेज हो ही गया था, इसलिए अब फाइनली पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन्होंने छोड़ दिया।